नमस्कार। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का विषय है रेट लिमिटर का डिजाइन। ये तकनीक क्या है, सिस्टम्स के लिए ये क्यों इतनी जरूरी है और इसे बनाने के पीछे क्या सोच होती है। हाँ, बिल्कुल। इसे आप डिजिटल दुनिया का ट्रैफिक पुलिस समझ सकती हैं, है ना? हाँ, एक तरह से। जैसे ट्रैफिक पुलिस तय करती है कि इस सड़क पर एक बार में कितनी गाड़ियां जा सकती हैं, हाँ। वैसे ही रेट लिमिटर तय करता है कि कोई ऐप या सर्विस किसी सर्वर से कितनी तेजी से जानकारी मांग सकता है। ठीक है। हमारे पास इस पर एक काफी विस्तृत चैप्टर का अंश है जो इसकी तकनीकी गहराइयों में जाता है। जी। तो हमारा इरादा है इस जानकारी के सागर से मोती चुनना, मतलब वो जरूरी बातें समझना जो हमें ये जानने में मदद करें कि ये तकनीक असल में कैसे काम करती है और आज के बड़े ऑनलाइन सिस्टम्स के लिए ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। नियंत्रित करती है कि कोई क्लाइंट जैसे आपका मोबाइल ऐप या कोई दूसरी सर्विस किसी एपीआई को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को एक निश्चित समय अवधि में कितनी बार कॉल कर सकता है या रिक्वेस्ट भेज सकता है। अच्छा। जैसे हमें दिए गए स्रोत में उदाहरण हैं, ट्विटर पर शायद आप 3 घंटे में 300 से ज्यादा ट्वीट नहीं कर सकते, हाँ हाँ, सुना है। या फिर गूगल डॉक्स एपीआई का इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स के लिए हर यूजर 60 सेकंड में 300 से ज्यादा पढ़ने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। मतलब अगर कोई इस तय सीमा को पार करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसे रोक देता है, शायद एक एरर कोड भेजकर। हाँ, बिल्कुल, रोक देता है। ये तो हुई परिभाषा, लेकिन सवाल उठता है इसकी जरूरत ही क्यों है। सिस्टम को खुला क्या नहीं छोड़ देते? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसके कई जवाब हैं। सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा। सुरक्षा कैसे? खासकर डिनायल ऑफ सर्विस मतलब टॉस हमलों से बचाओ। ये ऐसे हमले होते हैं जहां कोई जानबूझकर सिस्टम पर इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेजता है कि सिस्टम ठप पड़ जाए ओह। और असली यूजर्स उसे इस्तेमाल न कर पाएं। रेट लिमिटर इन बेहिसाब रिक्वेस्ट को शुरुआत में ही रोककर सिस्टम को बचाता है। कभी कभी ये अनजाने में भी हो सकता है। मान लीजिए किसी ऐप में बग आ गया और वो लगातार रिक्वेस्ट भेजने लगा। अच्छा, तो डॉस से बचाव तो समझ आता है, ये तो सीधा सुरक्षा का मामला है। लेकिन क्या इसके कुछ और फायदे भी हैं जो शायद पहली नजर में ना दिखें? हाँ, बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा है लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। लागत? वो कैसे? आजकल बहुत सी सर्विसेज क्लाउड पर चलती हैं जहां आप इस्तेमाल के हिसाब से पैसे देते हैं, जैसे कितने सर्वर इस्तेमाल हुए, कितना डेटा ट्रांसफर हुआ। हाँ, पे एज यू गो मॉडल। बिल्कुल। तो अगर रिक्वेस्ट कम होंगी तो कम सर्वर की जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कम आएगा। और सोचिए अगर आप किसी थर्ड पार्टी एपीआई का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए पेमेंट गेटवे या क्रेडिट स्कोर चेक करने वाली सर्विस, जिनका भुगतान प्रति कॉल के हिसाब से होता है। हाँ बिल्कुल, तब तो हर गैर जरूरी कॉल सीधे आपकी जेब पर भारी पड़ती है। रेट लिमिटिंग यहाँ पैसा बचाता है। अच्छा, ये लागत वाला पहलू वाकई सोचने लायक है। और तीसरा फायदा? तीसरा फायदा है सर्वर को ओवरलोड होने से बचाना, मतलब परफॉर्मेंस। कभी कभी बॉट्स, वो स्वचालित प्रोग्राम होते हैं ना, हाँ, बॉट्स। या कुछ यूजर गलत तरीके से सिस्टम का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। रेट लिमिटर इन्हें फिल्टर करके ये सुनिश्चित करता है कि सर्वर पर ज्यादा बोझ ना पड़े और असली सामान्य यूजर्स के लिए सर्विस सुचारू रूप से चलती रहे। किसी को धीमी वेबसाइट पसंद नहीं होती है ना। बिल्कुल नहीं। तो फायदे तो साफ है, सिस्टम सुरक्षित रहता है, पैसा बचता है और असली यूजर्स को दिक्कत नहीं होती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये ट्रैफिक पुलिस वाला सिस्टम, ये रेट लिमिटर, इसे हम तैनात कहाँ करें? क्लाइंट साइड पर, मतलब ऐप में, या सर्वर की तरफ? ये एक अहम डिजाइन निर्णय है। स्रोत सामग्री इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि क्लाइंट साइड पर रेट लिमिटिंग लागू करना भरोसेमंद नहीं है। क्यों नहीं? वजह सीधी है। क्लाइंट कोड यूजर के डिवाइस पर चलता है और उस पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता। कोई भी तकनीकी रूप से जानकार व्यक्ति क्लाइंट साइड कोड को बदल सकता है, उसे बाईपास कर सकता है। ओह अच्छा, तो मतलब उसे धोखा दिया जा सकता है। हाँ, आसानी से। इसलिए ये तरीका सुरक्षित नहीं माना जाता। तो इसका मतलब है कि हमें इसे सर्वर साइड पर ही लागू करना होगा। लेकिन सर्वर साइड में भी विकल्प हैं। क्या इसे सीधे उसी कोड में डाल देना चाहिए जो मुख्य एप्लीकेशन या एपीआई लॉजिक चला रहा है, या इसे कहीं अलग रखना बेहतर है? दोनों ही रास्ते अपनाए जाते हैं। आप रेट लिमिटिंग लॉजिक को सीधे अपने एपीआई सर्वर के कोड में लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, जो आजकल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में काफी लोकप्रिय हो रहा है, वो है इसे एक अलग मिडलवेयर या एपीआई गेटवे में रखना। एपीआई गेटवे, वो क्या होता है? एपीआई गेटवे एक तरह से आपके सिस्टम का मुख्य दरवाजा होता है। सारी रिक्वेस्ट पहले वहीं आती हैं। ये गेटवे रेट लिमिटिंग के साथ साथ और भी कई काम कर सकता है, जैसे सुरक्षा जांच, मतलब ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन, जैसे एसएसएल टर्मिनेशन कहते हैं, लॉगिंग वगैरह। तो चुनाव कैसे करें?
कि इसे एप्लीकेशन कोड में डालें या गेटवे में? क्या कोई एक तरीका हमेशा बेहतर होता है? जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। यह आपकी टीम, आपके प्रोजेक्ट और आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। आपकी मौजूदा टेक्नोलॉजी कैसी है? क्या आपकी टीम के पास इसे खुद बनाने के लिए समय और विशेषज्ञता है? आपकी व्यावसायिक ज़रूरतें क्या हैं? अगर आपके पास पहले से एक एपीआई गेटवे है, तो शायद वहीं रेट लिमिटिंग जोड़ना सबसे आसान हो। लेकिन अगर आपको किसी खास एल्गोरिदम पर बारीक नियंत्रण चाहिए या आपके पास गेटवे नहीं है, तो इसे सीधे एप्लीकेशन सर्वर में बनाना बेहतर हो सकता है। ये एक ट्रेड ऑफ है। और यहीं से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि रेट लिमिटिंग सिर्फ हाँ या ना कहने का मामला नहीं है। ये कैसे तय किया जाए कि कब ना कहना है, इसके लिए अलग-अलग रणनीतियां या एल्गोरिदम है। बिल्कुल। और ये एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम इसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में लागू करते हैं तो कुछ पेचीदगियां सामने आती हैं। उन पर हम बाद में बात करेंगे। चलिए, स्रोत में बताए गए कुछ मुख्य एल्गोरिदम पर नजर डालते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं टोकन बकेट एल्गोरिदम की। स्रोत बताते हैं कि अमेज़न और स्ट्राइप जैसी बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। अमेज़न और स्ट्राइप। अच्छा। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बाल्टी है, बकेट। उसकी एक निश्चित क्षमता है, कैपेसिटी। मान लीजिए 100 टोकन। ठीक है, 100 टोकन की बाल्टी। और इस बाल्टी में एक नियमित दर से, रिफिल रेट से टोकन डाले जाते हैं, जैसे हर सेकंड 10 टोकन। हर सेकंड 10 टोकन आ रहे हैं। हाँ, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, उसे प्रोसेस करने के लिए बाल्टी से एक टोकन निकालना पड़ता है। अगर बाल्टी में टोकन है, तो टोकन निकलता है और रिक्वेस्ट आगे बढ़ जाती है। अगर बाल्टी खाली है, तो रिक्वेस्ट को मना कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। और अगर बाल्टी पहले से भरी हो तो एक्स्ट्रा टोकन का क्या होता है? अच्छा सवाल। अगर बाल्टी पहले से ही पूरी भरी है, तो नए आने वाले टोकन गिर जाते हैं, वे जमा नहीं होते। सुनने में तो ये तरीका काफी सीधा लगता है। इसके फायदे और नुकसान क्या बताए गए हैं? इस स्रोत के अनुसार इसका बड़ा फायदा है कि इसे लागू करना अपेक्षाकृत आसान है और ये मेमोरी के लिहाज से काफी कुशल है। मेमोरी कुशल कैसे? क्योंकि हमें मुख्य रूप से सिर्फ ये याद रखना होता है कि बाल्टी में कितने टोकन हैं और आखिरी बार टोकन कब डाले गए थे। एक और अहम फायदा है कि ये थोड़े समय के लिए आने वाले ट्रैफिक बर्स्ट, मतलब अचानक ज्यादा रिक्वेस्ट आना, उसको झेल सकता है। बर्स्ट ट्रैफिक। हाँ, जब तक बाल्टी में टोकन है, रिक्वेस्ट पास होती रहेंगी, भले ही वो रिफिल रेट से ज्यादा तेजी से आ रही हों। लेकिन इसकी दो मुख्य सेटिंग्स, बकेट की क्षमता और टोकन डालने की दर को सही से चुनना और सिस्टम के हिसाब से ट्यून करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मतलब सही बैलेंस ढूंढना मुश्किल हो सकता है। हाँ, गलत सेटिंग से या तो जरूरत से ज्यादा रिक्वेस्ट रुक जाएंगी या फिर सिस्टम पर बोझ पड़ सकता है। ठीक है, अगला एल्गोरिदम कौन सा है? अगला एल्गोरिदम है लीकिंग बकेट। ये टोकन बकेट से थोड़ा अलग है। इसमें रिक्वेस्ट आने पर उन्हें एक कतार, मतलब क्यू में डाला जाता है। ये FIFO सिद्धांत पर काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले निकलेगा। टीवी है तो नई आने वाली रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाती हैं। फिर इस कतार से एक स्थिर निश्चित दर पर, आउटफ्लो रेट पर रिक्वेस्ट निकाली जाती हैं और प्रोसेस की जाती हैं। अच्छा, तो ये एक पाइप की तरह है जिसमें से पानी एक फिक्स रेट पर निकल रहा है। हाँ, यूं समझिए जैसे एक बाल्टी में छेद है और पानी एक समान गति से टपक रहा है, भले ही ऊपर से पानी कभी तेज आए या कभी धीमा। स्रोत में शॉपिफाई का उदाहरण है जो इसे इस्तेमाल करता है। तो ये टोकन बकेट से अलग कैसे हुआ? टोकन बकेट बर्स्ट झेल सकता था, पर ये एक स्थिर दर बनाए रखता है। इसका मतलब है कि ये उन सिस्टम्स के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा जहां आउटपुट रेट का स्थिर होना जरूरी है। बिल्कुल, इसका मुख्य फायदा यही है कि ये आउटगोइंग ट्रैफिक को स्मूथ रखता है, एक समान दर पर। यह मेमोरी कुशल भी है क्योंकि कतार का आकार सीमित होता है। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी यह है कि अगर अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक बर्स्ट आता है तो क्यों भर जाएगी? कतार पुरानी रिक्वेस्ट से भर सकती है। इसका नतीजा ये होगा कि हाल ही में आई शायद ज्यादा महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट भी ड्रॉप हो सकती हैं क्योंकि उन्हें कतार में जगह ही नहीं मिलेगी। ओह, ये तो दिक्कत है। और टोकन बकेट की तरह ही इसके पैरामीटर्स, कतार का साइज और आउटफ्लो रेट को सही से ट्यून करना मुश्किल हो सकता है। तीसरा एल्गोरिदम है फिक्स्ड विंडो काउंटर। ये शायद समझने में सबसे आसान है। इसमें समय को बराबर हिस्सों या विंडो में बांटा जाता है, जैसे हर मिनट की एक विंडो या हर घंटे की एक विंडो। ठीक है, टाइम स्लॉट बना दिए। हाँ, हर विंडो के लिए एक काउंटर होता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट उस विंडो के दौरान आती है, काउंटर का मान 1 बढ़ जाता है। अगर काउंटर अपनी तय सीमा, लिमिट तक पहुंच जाता है, तो उस विंडो के खत्म होने तक आने वाली सभी नई रिक्वेस्ट ब्लॉक कर दी जाती हैं।
अगली विंडो शुरू होते ही काउंटर 0 पर रीसेट हो जाता है। ये सुनने में तो बहुत सीधा और सरल लगता है। लागू करना भी आसान होगा और मेमोरी भी कम लगेगी क्योंकि हर विंडो के लिए बस एक नंबर याद रखना है। पर क्या इसमें कोई पेच है? अक्सर जो चीजें बहुत आसान लगती हैं, उनमें कोई छिपी हुई समस्या होती है। आपने सही पकड़ा। स्रोत इसकी एक बड़ी खामी बताते हैं, जिसे एज प्रॉब्लम या विंडो के किनारों की समस्या कहते हैं। एज प्रॉब्लम वो क्या है? मान लीजिए लिमिट है 5 रिक्वेस्ट प्रति मिनट और विंडो हर मिनट के शुरू में जैसे 2.00.00 2.01.00 रीसेट होती है। ठीक। अब सोचिए कोई क्लाइंट 2.00.50 से 2.00.59 के बीच मतलब 10 सेकंड में 5 रिक्वेस्ट भेजता है। ये ठीक है क्योंकि इस मिनट की लिमिट 5 है। हाँ, लिमिट के अंदर है। फिर वही क्लाइंट तुरंत 2.01.00 से 2.01.10 के बीच अगले 10 सेकंड में और 5 रिक्वेस्ट भेजता है। ये भी ठीक है क्योंकि अब नए मिनट की विंडो शुरू हो गई है और उसकी भी लिमिट 5 है। हाँ, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप 2.0050 से 2.0110 तक का कुल समय देखें, जो सिर्फ 20 सेकंड है, तो इस दौरान 10 रिक्वेस्ट पास हो गई। अरे हाँ, 20 सेकंड में 10 रिक्वेस्ट्स, जबकि लिमिट तो 5 प्रति मिनट थी। बिल्कुल, ये असल में हमारी प्रति मिनट 5 रिक्वेस्ट की दर से 2 गुना है। ये सर्वर पर अचानक बोझ डाल सकता है। तो इस प्रॉब्लम का क्या हल है? इसी एज प्रॉब्लम से निपटने के लिए स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम बनाया गया है। ये ज्यादा सटीक तरीका है। इसमें हर आने वाली रिक्वेस्ट का सटीक टाइम स्टैम्प, समय की मुहर, रिकॉर्ड किया जाता है। हर एक रिक्वेस्ट का? हाँ, हर एक का। ये लॉग अक्सर रेडिस सॉर्टेड सेट्स जैसी तेज इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर में रखा जाता है, जो टाइम स्टैम्प को क्रम में रखने में मदद करता है। जब कोई नई रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले इस लॉग से उन सभी टाइम स्टैम्प को हटा दिया जाता है जो वर्तमान समय विंडो से पुराने हो चुके हैं। मतलब अगर विंडो 1 मिनट की है तो 1 मिनट से पुराने सारे हटा दिए। सही। इसके बाद नई रिक्वेस्ट का टाइम स्टैम्प लॉग में जोड़ा जाता है। फिर सिस्टम लॉग में बचे हुए टाइम स्टैम्प्स की गिनती करता है। अगर ये गिनती तय सीमा के अंदर है तो रिक्वेस्ट पास हो जाती है, वरना उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सटीक है। ये फिक्स्ड विंडो की तरह किनारों पर धोखा नहीं खाता, क्योंकि ये हमेशा पिछले 1 मिनट या जो भी विंडो साइज हो की रिक्वेस्ट को ही देखता है। लेकिन हर रिक्वेस्ट का हिसाब रखना, क्या ये महंगा नहीं पड़ता मेमोरी के लिहाज से? हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। स्रोत बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि हमें हर एक रिक्वेस्ट का टाइम स्टैम्प स्टोर करना पड़ रहा है, कम से कम उस विंडो ड्यूरेशन तक। अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो ये लॉग बहुत बड़ा हो सकता है और उससे मेमोरी की खपत बढ़ेगी और सिस्टम धीमा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या इसका भी कोई हल है? हाँ, इसी मेमोरी की समस्या को कम करने के लिए एक और एल्गोरिदम है, स्लाइडिंग विंडो काउंटर। ये फिक्स्ड विंडो काउंटर और स्लाइडिंग विंडो लॉग के बीच का एक हाइब्रिड या समझौता है। हाइब्रिड कैसे? ये पूरी तरह सटीक लॉग रखने के बजाय पिछली विंडो के काउंटर का इस्तेमाल करके वर्तमान विंडो में रिक्वेस्ट का एक अनुमानित काउंट निकालता है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि ये देखता है कि वर्तमान फिक्स्ड विंडो में कितनी रिक्वेस्ट आई हैं और पिछली फिक्स्ड विंडो में कितनी आई थी, और पिछली विंडो का कितना हिस्सा अभी भी हमारी रोलिंग या खिसकती हुई विंडो में आ रहा है, उसके आधार पर एक अनुमान लगाता है। ओ, तो मतलब ये अनुमान लगा रहा है, ठीक ठीक नहीं गिन रहा। हाँ, ये एक अनुमान है। तो मतलब थोड़ी सटीकता कुर्बान करके मेमोरी बचाई जा रही है। क्या ये अनुमान भरोसेमंद होता है? हाँ, ये एक अनुमान है, इसलिए ये 100% सटीक नहीं होता, खासकर अगर पिछली विंडो में रिक्वेस्ट बहुत असमान रूप से फैली हों। लेकिन स्रोत क्लाउडफ्लेयर के एक प्रयोग का जिक्र करते हैं जिसमें पाया गया कि इस अनुमान के कारण होने वाली गलती, एरर रेट, बहुत ही कम होती है, लगभग 0.003%। सिर्फ 0.003%? ये तो बहुत कम है। हाँ। ज्यादातर बड़े सिस्टम्स के लिए परफॉर्मेंस और मेमोरी में मिलने वाला फायदा सटीकता में इस मामूली कमी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एल्गोरिदम काफी लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख एल्गोरिदम हो गए। हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। अब अगर हम इन्हें लागू करने की बात करें तो इन सब के पीछे असल में क्या चाहिए? बुनियादी तौर पर हमें हर यूजर या आईपी एड्रेस या एपीआई की के लिए गिनती, काउंटर और शायद टाइम स्टैम्प स्टोर करने की कोई जगह चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये गिनती या काउंटर स्टोर करने के लिए पारंपरिक डेटाबेस जैसे MySQL या पोस्टग्रेस अक्सर बहुत धीमे साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्क से डेटा पढ़ना लिखना पड़ता है और रेट लिमिटिंग में हमें बहुत तेजी से ये काम करना होता है हर रिक्वेस्ट पर। इसीलिए इन मेमोरी डेटा स्टोर या कैश जैसे कि रेडिस इस काम के लिए बहुत बेहतर माने जाते हैं।
रेडिस? हाँ, सुना है इसके बारे में। रेडिस बहुत तेज है क्योंकि ये डेटा मेमोरी में रखता है। साथ ही इसमें कुछ खास कमांड्स हैं जो रेट लिमिटिंग के लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे इनकार, जो किसी काउंटर को सुरक्षित रूप से एटॉमिकली एक बढ़ाता है, और एक्सपायर, जिससे हम काउंटर पर एक टाइम टू लिव सेट कर सकते हैं ताकि वो एक निश्चित समय के बाद अपने आप हट जाएं। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो कुछ ऐसा होगा, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, वो सबसे पहले रेट लिमिटिंग सिस्टम पर पहुंची, शायद एपीआई गेटवे पर। हाँ, संभवतः। सिस्टम ने रेडिस से उस क्लाइंट का काउंटर निकाला, चेक किया कि क्या काउंटर लिमिट के अंदर है। अगर हाँ, तो रिक्वेस्ट को आगे मुख्य सर्वर को भेज दिया और रेडिस में काउंटर बढ़ा दिया और शायद उसका एक्सपायरी टाइम भी अपडेट कर दिया। सही। हाँ, ये बिल्कुल सही फ्लो है। ये बुनियादी आर्किटेक्चर है। अब इसमें कुछ और बारीकियां हैं जिन पर ध्यान देना होता है। जैसे कि ये नियम कैसे तय होते हैं कि किस यूजर के लिए क्या लिमिट होगी, किस एपीआई के लिए क्या लिमिट होगी, ये कहाँ लिखे जाते हैं? स्रोत में लिफ्ट के ओपन सोर्स रेट लिमिटर का उदाहरण दिया गया है। आमतौर पर ये नियम रूल्स कॉन्फ़िगरेशन फाइलों में लिखे जाते हैं। ये फाइलें अक्सर YAML या JSON फॉर्मेट में होती हैं, जो इंसानों के लिए पढ़ने में आसान होती हैं और इन्हें डिस्क पर स्टोर किया जाता है। अच्छा, तो कोड में हार्ड कोड नहीं करते? नहीं, आमतौर पर नहीं। कॉन्फ़िगरेशन में रखने से उन्हें बदलना आसान होता है, बिना कोड बदले। उदाहरण के लिए एक नियम हो सकता है कि मार्केटिंग टाइप के यूजर दिन में 5 से ज्यादा प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज सकते, या लॉगिन एपीआई को एक आईपी एड्रेस से प्रति मिनट 5 बार से ज्यादा कॉल नहीं किया जा सकता। और सिस्टम इन नियमों को कैसे इस्तेमाल करता है? रेट लिमिटर सिस्टम के जो वर्कर प्रोसेस होते हैं, वो इन नियमों को डिस्क से समय समय पर पढ़ते हैं और तेजी से एक्सेस के लिए अपनी मेमोरी या कैश में रख लेते हैं। ठीक है। और जब कोई रिक्वेस्ट लिमिट पार कर जाती है और ब्लॉक होती है, तो क्लाइंट को कैसे पता चलता है कि क्या हुआ? सिर्फ एरर कोड भेज देना काफी है? सिर्फ एरर कोड HTTP 429 भेजना तकनीकी रूप से काफी हो सकता है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि साथ में कुछ और जानकारी भी भेजी जाए। जैसे? स्रोत बताते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड HTTP हेडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे X राटा लिमिट लिमिट, इस टाइम विंडो में कुल कितनी रिक्वेस्ट की इजाजत है, X राटा लिमिट रिमेनिंग, इस विंडो में अभी और कितनी रिक्वेस्ट भेजी जा सकती हैं, X राटा लिमिट रीट्राई आफ्टर, क्लाइंट को कितने सेकंड बाद फिर से कोशिश करनी चाहिए। ओ, ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है क्लाइंट के लिए। हाँ, ये जानकारी क्लाइंट को समझने में मदद करती है कि लिमिट क्या है और उसे अपनी रिक्वेस्ट भेजने की दर को कैसे एडजस्ट करना चाहिए। इसके अलावा, जैसा स्रोत में बताया गया है, कुछ मामलों में रिक्वेस्ट को ब्लॉक करने के बजाय उन्हें कतार क्यू में डालकर बाद में प्रोसेस करने का विकल्प भी होता है। अच्छा, कब ऐसा करते हैं? खासकर अगर वो रिक्वेस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे कोई ऑनलाइन खरीदारी का ऑर्डर, उसे ड्रॉप करने के बजाय थोड़ी देर बाद प्रोसेस कर सकते हैं। ये तो समझदारी की बात है। ये सब तो ठीक है जब सिस्टम छोटा हो, लेकिन आजकल ज्यादातर सिस्टम बड़े होते हैं, कई सर्वरों पर चलते हैं, दुनिया भर में फैले हो सकते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड वातावरण में रेट लिमिटिंग लागू करने में क्या खास चुनौतियां आती हैं? काउंटर तो कहीं एक जगह सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या कम से कम सिंक में रहना चाहिए, है ना? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में रेट लिमिटिंग लागू करते समय 2 मुख्य तकनीकी चुनौतियां आती हैं, जिनका जिक्र स्रोत में है, रेस कंडीशन और सिंक्रोनाइजेशन। रेस कंडीशन, ये क्या होती है? रेस कंडीशन तब होती है जब एक ही काउंटर को लगभग एक ही समय पर एक से ज्यादा रिक्वेस्ट जो शायद अलग अलग सर्वर पर चल रही हों, अपडेट करने की कोशिश करती हैं। अच्छा, मतलब एक ही टाइम पर 2 लोग काउंटर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मान लीजिए रेडिस में काउंटर की वैल्यू 9 है और लिमिट 10 है। 2 रिक्वेस्ट एक साथ आती हैं, दोनों रेडिस से 9 पढ़ती हैं, दोनों देखती हैं कि 9 + 1 = 10, जो लिमिट के बराबर है, तो दोनों सोचती हैं कि वो रिक्वेस्ट पास कर सकती हैं और दोनों काउंटर को 10 पर सेट कर देती हैं। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा, असल में 2 रिक्वेस्ट पास हो गई जबकि सिर्फ एक होनी चाहिए थी, और काउंटर भी गलत हो गया। इससे लिमिट ठीक से लागू नहीं हो पाती। ओह, ये तो गड़बड़ है। तो इसे कैसे रोके? क्या डेटाबेस की तरह लॉक लगा सकते हैं? पारंपरिक लॉक लगाना एक समाधान है, लेकिन लॉक अक्सर सिस्टम की परफॉर्मेंस को धीमा कर देते हैं, खासकर हाई ट्रैफिक सिस्टम में। तो फिर? स्रोत बेहतर तरीकों का जिक्र करते हैं, जैसे रेडिस की अपनी खास एटॉमिक कमांड्स, INCR जैसी, या लुआ स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करना। ये सुनिश्चित करती हैं कि काउंटर को पढ़ने और अपडेट करने का काम एक ही अविभाज्य ऑपरेशन में हो जाए, कोई दूसरा बीच में नहीं आ सकता। अच्छा। या फिर रेडिस के सॉर्टेड सेट्स जैसी डेटा संरचनाओं का इस्तेमाल करना, जो स्लाइडिंग विंडो लॉग जैसे एल्गोरिदम को बिना रेस कंडीशन के लागू करने में मदद करती हैं। ठीक है, ये हुई रेस कंडीशन। और दूसरी चुनौती सिंक्रोनाइजेशन,
उसका क्या मतलब है? सिंक्रोनाइजेशन की समस्या तब आती है जब आपके पास कई रेट लिमिटर सर्वर चल रहे हैं, मान लीजिए लोड बैलेंसर के पीछे। हाँ, स्केलिंग के लिए ऐसा होता है। बिल्कुल। अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट कभी एक सर्वर पर जाती है, कभी दूसरे पर, तो ये जरूरी है कि सभी सर्वर एक ही काउंटर की जानकारी इस्तेमाल करें। अगर हर सर्वर अपना अलग अलग काउंटर रखेगा तो क्लाइंट आसानी से कुल लिमिट को पार कर सकता है, क्योंकि हर सर्वर को लगेगा कि क्लाइंट अभी लिमिट में है। हाँ, ये तो दिक्कत है। तो इसका क्या समाधान है? एक तरीका है स्टिकी सेशन इस्तेमाल करना, यानी क्लाइंट की सारी रिक्वेस्ट हमेशा एक ही सर्वर पर भेजना। लेकिन ये तरीका बहुत स्केलेबल नहीं है, और अगर वो सर्वर डाउन हो जाए तो दिक्कत होती है। स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में बेहतर तरीका रेडिस जैसे सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोर का इस्तेमाल करना है, जहां सभी रेट लिमिटर सर्वर एक ही जगह से काउंटर की जानकारी पढ़ते और अपडेट करते हैं। तो मतलब एक सेंट्रल रेडिस क्लस्टर। हाँ, बिल्कुल। परफॉर्मेंस और फिर सिस्टम की निगरानी के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि ये सब करने में परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहनी चाहिए। हाँ, परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। स्रोत दो मुख्य बातों पर जोर देते हैं। पहला, मल्टी डेटा सेंटर सेटअप। अगर आपकी यूजर पूरी दुनिया में हैं, तो रेट लिमिटर के सर्वर या एज लोकेशंस भी उनके करीब होने चाहिए, ताकि रिक्वेस्ट को दूर तक ना जाना पड़े और लेटेंसी कम रहे। जैसे क्लाउडफ्लेयर के एज सर्वर होते हैं। बिल्कुल बड़ी कॉन्सेप्ट है। दूसरा, डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल का इस्तेमाल करना। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम ये स्वीकार करते हैं कि अलग अलग जगहों पर काउंटर की वैल्यू में क्षण भर के लिए थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन आखिरकार इवेंचुअली वो सिंक हो जाएंगे। ये स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी, मतलब हमेशा हर जगह एक ही वैल्यू होने, से ज्यादा तेज होता है और ज्यादातर रेट लिमिटिंग यूज केस के लिए काफी होता है। अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए वैल्यू अलग हो सकती है, पर अंत में ठीक हो जाएगी। हाँ, और जाहिर है, एक बार सिस्टम बन गया और चल रहा है तो उसकी निगरानी, मॉनिटरिंग भी करनी होगी, ये देखने के लिए कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हमें ये देखना होता है कि हमने जो एल्गोरिदम और नियम चुने हैं वो असरदार हैं या नहीं। क्या नियम इतने सख्त हैं कि असली यूजर परेशान हो रहे हैं, या इतने ढीले हैं कि सिस्टम पर अभी भी बोझ पड़ रहा है। और ये भी कि क्या एल्गोरिथम बर्स्ट ट्रैफिक को ठीक से हैंडल कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्या अचानक ट्रैफिक बढ़ने पर हमारा चुना हुआ एल्गोरिथम सही से काम कर रहा है। मॉनिटरिंग से मिले डेटा के आधार पर ही हम नियमों और एल्गोरिथम को ठीक कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने रेट लिमिटर के डिजाइन पर काफी व्यापक चर्चा की। हमने समझा कि ये क्या है, इसके फायदे क्या हैं, डीओएस बचाव, लागत में कमी, सर्वर ओवरलोड से बचाव, इसे कहाँ लागू किया जाना चाहिए, सर्वर साइड, गेटवे बनाम एप्लीकेशन, कई तरह के एल्गोरिथम देखे, टोकन बकेट, लीकिंग बकेट, फिक्स्ड विंडो काउंटर, स्लाइडिंग विंडो लॉग, स्लाइडिंग विंडो काउंटर, और उनके ट्रेड ऑफ्स को समझा। हाँ। हमने हाई लेवल आर्किटेक्चर, रेडिस का इस्तेमाल, नियम बनाने और एरर हैंडलिंग जैसे पहलुओं पर बात की, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की चुनौतियों, रेस कंडीशन, सिंक्रोनाइजेशन और परफॉर्मेंस फॉर मॉनिटरिंग के महत्व को भी जाना। हाँ, ये काफी विस्तृत चर्चा रही, और जाते जाते एक विचारणीय बिंदु छोड़ते हैं जिसका संकेत स्रोत के अंत में भी मिलता है। हमने अभी ज्यादातर एप्लीकेशन लेयर यानी HTTP लेयर 7 पर रेट लिमिटिंग की बात की। ये यूजर API की या रिक्वेस्ट के प्रकार जैसी चीजों पर आधारित होती है। लेकिन क्या रेट लिमिटिंग नेटवर्क के निचले स्तरों पर भी की जा सकती है? उदाहरण के लिए, सिर्फ IP एड्रेस के आधार पर नेटवर्क लेयर 3 पर, जैसे कि IP टेबल्स जैसे टूल से किया जा सकता है। ओ, IP लेवल पर। हाँ, उसके क्या फायदे या नुकसान होंगे एप्लीकेशन लेयर लिमिटिंग की तुलना में? और सिक्के का दूसरा पहलू, क्लाइंट साइड पर डेवलपर्स क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि वो कम से कम रेट लिमिट हो? मतलब क्लाइंट खुद क्या कर सकता है? हाँ, जैसे क्या वो अपनी तरफ से बेहतर कैशिंग कर सकते हैं, या जब 429 एरर मिले तो सही तरीके से इंतजार कर सकते हैं, जिसे एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कहते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है। बहुत दिलचस्प सवाल, ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि समस्या को कई स्तरों पर देखा जा सकता है। उम्मीद है ये गहरी बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।